हेलो दोस्तों, आज हम जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जीके का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी का किस जल प्रवाह या फिर हम कह सकते हैं किस मुख्य नदी से संबंध है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी है भागीरथी, या ऑप्शन नंबर सी है यमुना, ऑप्शन नंबर डी है धौलीगंगा। तो आपको इसमें से आंसर देना है। तो देखिए समझते हैं ये किस प्रकार से इन नदियों का संगम होता है। तो देखिए दो ग्लेशियर हैं, एक का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरे का नाम है संतोपत ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और हमसे पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी का संबंध किस नदी से है। तो मंदाकिनी नदी भी यहीं से निकलती है, लेकिन ये जो मंदाकिनी नदी है यहाँ से बहते हुए यहाँ पर रुद्रप्रयाग पर आकर के इस अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो ऑप्शन में आंसर तो हो जाएगा हमारा अलकनंदा, लेकिन अलकनंदा से मिलने से पूर्व मंदाकिनी के अलकनंदा में कुछ और नदियाँ भी मिलती हैं, जैसे कि धौलीगंगा है। धौलीगंगा नदी यहाँ पर आकर के अलकनंदा से मिलती है और विष्णुप्रयाग पर आकर के मिल जाती है। उसी प्रकार नंदाकिनी नदी है और ये इस प्रकार से अलकनंदा नदी में मिलती है और नंदप्रयाग कहते हैं इन दोनों के संगम को। इसके बाद पिंडारी या पिंडर नदी बोलते हैं इसको, और ये पिंडारी नदी ऐसे आकर के कर्णप्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है। और जो मंदाकिनी नदी ये अलकनंदा से रुद्रप्रयाग पर मिलती है, लेकिन यहाँ से जब ये अलकनंदा आगे चलती है तो यहाँ से जो भागीरथी नदी निकल के आई है ये यहाँ पर देवप्रयाग पर मिल जाती है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में देखिए आंसर आ जाएगा हमारा अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा से मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिल रही है, अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिल रही है रुद्रप्रयाग पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर कर देंगे अलकनंदा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन पूछी गई है। ऑप्शन में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो देखिए ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, जो दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा नदी, यहाँ पर बना हुआ है। और इस बांध के दो उद्देश्य हैं। उद्देश्य पूछे जाते हैं कि किस उद्देश्य से बनाया गया है ये बांध। तो इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन करना, या हम ये कह सकते हैं बिजली उत्पादन करना या विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का उत्पादन करना। और दूसरा इसका जो उद्देश्य है सिंचाई के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उत्पन्न करना। ठीक है, सिंचाई देखिए बांधों से ज़्यादातर बांध जो बनाए जाते हैं वो बहुउद्देश्य योजना के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि बहुत से उद्देश्यों का हम क्या है पालन कर सकें या फिर बहुत से उद्देश्यों को हम पहुंच सकें। तो इसी प्रकार से क्या है कृष्णा नदी पर ये जो नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है ये ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई उत्पादन के लिए बनाया गया है। और ये जो नागार्जुन सागर बांध है, ये नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। देखिए कृष्णा नदी तो कई राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन जो नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश जो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं जो वो किससे घिरे हुए हैं। ऑप्शन ए है घने जंगलों से, ऑप्शन बी है नदियों और झीलों से, ऑप्शन सी है मानवीय बस्तियों से, ऑप्शन डी है पर्वतों और पहाड़ियों से। तो देखिए दोस्तों, जो अधिकांश जो वन्य जीव होते हैं जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जीवों की जो प्रजाति जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है उसकी प्रजाति को बचाया जा सके। इसलिए उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उन्हीं के क्षेत्र में उनको एक संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। जैसे कि जहाँ पर जो जीव रहता है, जो उसका अनुकूलित वातावरण है, उसी के हिसाब से उसको वहीं पर क्या है संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो वन्य जीव जो संरक्षण है वो अधिकतर घने जंगलों से क्या है घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको वहीं पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घने जंगलों से, ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इसमें नहीं पूछा है, नहीं गिरती है।
देखिए हमें पता है जो महानदी है, महानदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। उसके बाद जो दूसरी नदी है, दूसरी नदी है कृष्णा नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे हम। तीसरी नदी है यमुना। यमुना कहाँ पर मिल जाती है? इलाहाबाद में। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो ये तो गिरती ही नहीं है, ये तो गंगा से मिल जाती है। लेकिन जो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और ये कहाँ? अरब सागर में गिरती है। और ये इसके साथ एक और नदी है जो इसके समरूप बहती है, जिसका नाम है नर्मदा। आपने नाम सुना होगा, नर्मदा नदी। ये भी क्या है? ताप्ती नदी के ही समरूप बहती है, उसी के साथ साथ बहती है। और ये दोनों नदियाँ जब अरब सागर में गिरती हैं तो ये ज्वारनद मुख बनाती हैं। ये क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं अपने मुहाने पर पहुँचने से पूर्व ही क्या है, कई भागों में बट जाती हैं और वो क्या है, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन ये दोनों नदियाँ एक ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, अर्थात एकदम से अपने पानी को क्या है, सागर में उड़ेल देती हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आते हैं, जो ग्रीष्मकालीन मानसून आते हैं उनका प्रवाह सामान्य दिशा क्या होती है उसकी? ठीक है, इसके जो हमारे देशों में उत्तर भारत में जब मानसून आते हैं और मानसूनों के कारण हमारे उत्तर भारत में बरसात होती है, तो वो किस प्रकार से उनकी दिशा होती है, वो किधर से उत्पन्न होते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम जैसे कि हम ऐसे एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये अरब सागर है, यहाँ से क्या है, पवनें उठती हैं, अरब सागर से पवनें उठती हैं और ऐसे चलती हुई ये क्या है, यहाँ पर जो गारो खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकरा कर क्या है, ये मेघालय के क्षेत्र में क्या है, बरसात कर देती हैं। और मेघालय में आपने एक नाम सुना होगा, मासीनराम गाँव जो क्षेत्र है वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक बरसात होती है, जो चेरापूंजी ज़िले में है, ठीक है। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा मासीनराम गाँव में क्या है, बरसात होती है। और यहाँ पर जो जैंतिया, गारो और खासी जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकरा करके क्या है, पवनें उत्तर भारत की तरफ बढ़ती हैं और यहाँ पर हिमालय से टकरा करके क्या है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या है, बरसात कर देती हैं। तो देखिए यदि हम भारत को 4 दिशाओं में बांटें, ठीक है, तो देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हमारी वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। तो इससे हम क्या है लगा सकते हैं अंदाज़ा। देखिए इधर पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम दक्षिण से ये उत्पन्न हुई और यहाँ से ये ऐसे चली और यहाँ पर क्या है, इन्होंने बरसात कर दी। तो ये कहाँ पर आ गया, उत्तर और पूरब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ठीक है। यानी कि ये दक्षिण और पश्चिम से उत्पन्न हुई ये प्रवाह और पूरब और उत्तर में जाकर के क्या है, यहाँ पर ये पहुँची और यहाँ पर हिमालय से टकरा करके उत्तर भारत में क्या है, इन्होंने बरसात कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या का घनत्व है वो कहाँ पर पाया जाता है या किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, हमारा देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जब जो कृषि है, कृषि एक समय के अनुसार होती है, लेकिन उसका जो अधिकांश जो समय होता है कृषि के बाद का, जो जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, तो उस बेरोजगारी से बचने के लिए लोग क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ पलायन करते हैं, रोजगार वाले क्षेत्रों की तरफ पलायन करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक बढ़ता जाता है। तो इसी कारण क्या है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में स्थित है? ठीक है, लघु हिमालय को पूछा है, जो हमारा लघु हिमालय कह लो या फिर हम इसको कह सकते हैं मध्य हिमालय कह सकते हैं, ये किन 2 हिमालयों के बीच में या किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है? दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, 3 भागों में बांटा हुआ है। तो जो उत्तरी हिमालय होता है उसको हम कहते हैं महान हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं।
जो उसके बाद का जो हिमालय आता है, जो इसके समरूप ही होता है, इसके समांतर ही होता है, उसको कहते हैं हम लघु हिमालय या कहते हैं हम उसको मध्य हिमालय। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है उसको कहते हैं हम शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो लघु हिमालय है वो किन के मध्य में स्थित है। तो हमें पता चल गया, देखिए शिवालिक हिमालय ये हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला महान हिमालय हो गया या हम उसको बृहत हिमालय कह सकते हैं, और बीच वाला वो क्या हो गया, ये हो गया मध्य हिमालय हो गया। ठीक है, मध्य हिमालय हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो मध्य हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में मध्य हिमालय स्थित है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य हिमालय महान हिमालय की किस दिशा में स्थित है, तो आप कहोगे दक्षिण दिशा में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि शिवालिक हिमालय की किस दिशा में स्थित है, तो आप कहोगे मध्य हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या नई दिल्ली? तो बताइए दोस्तों आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ मिलते हैं? तो अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में या फिर विंध्याचल पर्वतमाला में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोयला के बारे में पूछा गया है कि कोयला किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार की चट्टानें दी गई हैं। आप जानते हो जो हमारी सेल होते हैं या चट्टान होते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। एक होता है आग्नेय सेल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अवसादी सेल, ठीक है, तीसरा होता है आपका रूपांतरित सेल। ठीक है, रूपांतरित सेल। ठीक है, तो देखिए जो आग्नेय सेल होते हैं वो पृथ्वी की भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा निर्माण होता है इनका। तो इसमें देखिए जो आग्नेय सेलों में जो आते हैं जैसे गैब्रो चट्टान होती हैं, बेसाल्ट होती हैं, ग्रेनाइट होती हैं, ये सभी क्या होती हैं? आग्नेय चट्टान होती हैं। उसी के बाद में जो अवसादी चट्टानों में कोयला और जो वैसी चट्टानें होती हैं खड़िया वगैरह, ये सभी क्या है? अवसादी चट्टानों में आती हैं। अवसादी चट्टानों का ही दूसरा नाम है परतदार चट्टानें, क्योंकि ये परत दर परत जमने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। तीसरी होती है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें कह लो या फिर इनको कायांतरित चट्टानें कह लो, ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे कोयला से हीरा बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कोयले के बारे में पूछा गया कि कोयला जो चट्टान है वो किस प्रकार की चट्टान है, तो हम कह सकते हैं जो अवसादी चट्टानों को ही हम परतदार चट्टानें कहते हैं, और अवसादी चट्टानों का उदाहरण क्या है? कोयला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट के बारे में पूछा गया है कि ऊर्जा का जब संकट आता है तो वो किससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल विद्युत की कमी, ऑप्शन नंबर बी है कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी, ऑप्शन नंबर सी है तापीय ऊर्जा की कमी, ऑप्शन नंबर डी है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो दोस्तों देखो, आप सभी को पता है कि ऊर्जा के संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय यानी कि क्या है? उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर उनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे अनवीकरणीय, ठीक है, यानी कि उनको हम सिर्फ एक बार ही क्या है? प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बाद क्या है? उनको हम प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे कि नवीकरणीय में देखिए क्या आ जाते हैं? नवीकरणीय में जैसे सौर ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, ये सभी क्या नवीकरणीय में आ जाते हैं। यानी कि इनका
एक बार प्रयोग करके इनका हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन जो अनवीकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन होते हैं उनको एक बार प्रयोग करने के बाद क्या है, ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, जीवाश्म ईंधन आ जाता है, गैस आ जाती हैं। इनको एक बार ही क्या है हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद क्या है ये नष्ट हो जाती हैं। तो जब नवीकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन होते हैं, पेट्रोल, कोयला, जीवाश्म ईंधन, गैस, ये सभी जब ख़त्म होने को आती हैं या फिर इनमें कमी आती है, तो इसी को हम ऊर्जा का संकट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा ही क्या कहलाता है, ऊर्जा संकट कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। देखिए हमें पता है, जैसे कि मान लीजिए कि ज्वालामुखी पर्वत है और ज्वालामुखी के अंदर क्या है, एक तरल मैग्मा होता है। इसी मैग्मा का जब भार पृथ्वी पर आना होता है तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, लावा कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि जब लावा ठोस होकर अंदर ही जम जाता है तो उसके बाद कौन सी चट्टानों का क्या है, निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्लूटोनिक चट्टानें हैं, वॉल्केनिक चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं या अपसादी चट्टानें। तो अपसादी और रूपांतरित तो मैंने आपको बता दी कि अपसादी जो चट्टानें होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, एक दूसरे परत दर परत जमने से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय और अपसादी शैलों के क्या है, रूप परिवर्तन के द्वारा निर्माण होता है इनका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनिक चट्टानें। तो प्लूटोनिक चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप क्या है, पृथ्वी के अंदर ही क्या है इनका निर्माण होता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ। ठीक है, देखिए हमारे जो भारत में जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है वो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, खंड स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण किया गया है और जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद या जिला पंचायत का गठन किया गया है। इसमें होता क्या है, देखिए जो पंचायती राज प्रणाली है इसके द्वारा क्या किया गया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, अर्थात शक्तियों को बांटा गया है। तो जब भारत के संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उसी के अनुसार क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। इसमें क्या है, भाग आपका 9 जोड़ा गया है, भाग 9 जोड़ा गया है। ठीक है, और अनुसूची 11 जोड़ी गई है, अनुसूची 11 जोड़ी गई है। इसमें क्या है, पंचायती राज से क्या संबंधित क्या है, अधिनियम बनाया गया है। उसके साथ ही क्या है, जो 73वां तो हमने बता दिया कि 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये जो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली जो शुभारंभ की गई थी वो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर ज़िले में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। दोस्तों देखो, भारतीय संविधान में क्या है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बाद क्या, संविधान के पुनरीक्षण के लिए एक समिति गठित की गई स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 1976 में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें भाग 4 जोड़ा गया, भाग 4A जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4A कह लो चाहे भाग 4 का कह लो, तो ये जोड़ा गया और इसी के अंदर क्या है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51A जोड़ा गया और उसी में क्या है, भारत के क्या है,
11 मूल कर्तव्यों का क्या है उल्लेख किया गया है। और ये सभी जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं ये पूर्व सोवियत संघ, जैसे अब हम रूस कहते हैं, वहाँ से लिए गए हैं। तो भारत के जो संविधान में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं वो अनुच्छेद 51 का में संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता, एक मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ये राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा से कोई लेना देना नहीं है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, यह राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। दोस्तों देखिए अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, संघ सरकार के लिए क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि इसके लिए अलग सेवा आयोग की मतलब व्यवस्था की गई है। और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, यानी कि इन दोनों का क्या है, आपस में कोई लेना देना नहीं है। और ये संघ के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किया गया है और राज्य स्तर पर क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग का निर्धारण किया गया है। तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, देखिए 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद की क्या स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1952 में की गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। और तथा जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सीएम होते हैं, वो इसके क्या है, पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और जो सभी राज्यों के जो सीएम होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है, यानी कि जो भारत का जो निर्माण के लिए जो योजना बनाई जाती है वो उसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है अवस्थापना से, खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता से, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवस्थापना से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। देखिए नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार से है। ठीक है, जो बैंकिंग होती हैं उनमें गुणवत्ता लाना, उनमें सुधार लाना, उसी के लिए क्या है, नरसिम्हन समिति का क्या है, गठन किया गया था। और नरसिम्हन समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1998 में क्या है, सरकार को सौंपी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति का क्या है, गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, बैंक क्षेत्र के सुधार में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्यूसेक से हम क्या माप सकते हैं, यानी क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा या जल का बहाव। तो ऑप्शन कीजिए दोस्तों, आंसर कीजिए आप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जल के बहाव को मापने के लिए कि जल का बहाव किस दिशा में है, क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। तो देखिए तारे जो होते हैं वो अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं।
और नाभिकीय संयोजन प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है कि दो हल्के परस्पर जो नाभिक होते हैं वो परस्पर होकर के क्या है एक संयुक्त होकर के एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। उसी के अनुसार क्या है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो तारे होते हैं ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सत्यमेव जयते जो शब्द है, ठीक है, ये हमारा राष्ट्र वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपने 4 वेदों के नाम सुने होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो एक वेद है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में ही एक उपनिषद दिया गया है जिसका नाम है दोस्तों मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से ही ये क्या है सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका अगर, दूसरा विश्वास, तीसरा है सूबा और चौथा है सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार को ही क्या है मुगल प्रशासन के दौरान जिले के नाम से जाना जाता था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदि ग्रंथ या फिर हम कह सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब संकलन किसने किया था इसका? ऑप्शन नंबर ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन नंबर डी है गुरु अर्जन देव। देखिए जो गुरु नानक देव थे ये हमारे प्रथम सिख गुरु थे। तो गुरु तेग बहादुर थे ये हमारे 9वें सिख गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु थे और गुरु अर्जुन देव जी 5वें सिख गुरु थे। गुरु नानक देव ने क्या है सिख धर्म या संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर ने क्या है धर्म के पीछे अपनी जान गंवा दी थी या फिर अपने आप को कुर्बान कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब इनसे क्या है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कह रहा था, लेकिन विभिन्न प्रताड़नाओं के बाद भी इन्होंने अपना सर नहीं झुकाया और दिल्ली में क्या है इनका क्या है सर कलम कर दिया गया औरंगजेब के आदेश के अनुसार। गुरु गोविंद सिंह ने क्या है खालसा पंथ की स्थापना की थी और इन्होंने क्या है सिखों को क्या है एक योद्धा के रूप में क्या है संयोजित किया। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, इन्होंने ही क्या है गुरु ग्रंथ साहिब को क्या है संकलित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? देखिए जो कनिष्क थे उनके दरबार में क्या है एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था नागार्जुन, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और इनको ही क्या है प्रथम शताब्दी ईस्वी के समय बौद्ध भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था। जो नागार्जुन हैं इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है और साथ ही साथ जो नागार्जुन हैं इन्होंने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, हेनसांग ने भी इनकी तारीफ करते हुए इनको संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। तो जो नागार्जुन हैं इन नागार्जुन ही थे जो प्रथम शताब्दी में क्या है चीन गए थे बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कृषक थे, योद्धा थे, बुनकर थे या व्यापारी थे? तो आंसर कीजिए आप। तो दोस्तों भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जो बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। बंजारों में जो लोग थे जैसे लांबड़ी, बंजारा और गोरमाटी भी इनको कहा जाता है। एक ऐसा समुदाय है जिसे आमतौर पर घुमंतू समुदाय यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे और रूप से वर्णित किया, इसी घुमंतू समुदाय के रूप में इनको वर्णित किया गया है जो भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं और बंजारे पारंपरिक रूप से बैलों और नमक के आपूर्तिकर्ता व्यापारी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो बंजारे होते हैं और ये इनका जो एक शब्द जो बंजारा शब्द है ये संस्कृत
शब्द के वंचर से आया है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वनों में विचरण करने वाला या फिर वनों में घूमने वाला। लामड़ी या लामनी शब्द भी क्या है, संस्कृत का है और शब्द से क्या है, लवण से लिया गया है, क्योंकि जो नमक होता है वो लवण से ही बनता है, ठीक है, उसमें लवणता ज़्यादा होती है, इसलिए लवण से लिया गया है। प्रतीत होता है कि जो प्रमुख वस्तु थी जिसका वह समुदाय व्यापार करता था, अतः जो बंजारे थे मुख्य रूप से व्यापारी थे। इस समुदाय की जो महिलाएं कढ़ाई का कार्य करती थी, परंतु यह उनके जीवन यापन का स्रोत नहीं था, लेकिन जीवन यापन का जो स्रोत था या फिर सामान्यतः जो इनका जो रोजगार था वो क्या था, व्यापार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों बताइएगा कैसी वीडियो पसंद आई, और ऐसे ही हम आगे वीडियो डालते रहेंगे, आपका सहयोग चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।